नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद श्लोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। फ्रेंड्स, तो ये पहला पार्ट है। हम जानेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं, फिर हमें बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इन सब के बारे में भी डिस्कस करना है। तो पहले रिफॉर्म समझते हैं। तो ऐसे सिंपल भाषा में समझें, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कुल मिलाकर के देश को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जाने का प्रयास हुआ। ठीक है, जैसे पहले आप मान लेते हैं, पहले आप गरीब थे, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी घर में, जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी बनी रहती थी। जैसे आप किसी पड़ोसी से बात नहीं करना चाहते थे, हमेशा आपस में घर में लड़ाई हुआ करती थी, लाइक दैट ब्ला ब्ला है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बढ़िया डिसीजन लेकर आता है कि नहीं, हम में से सबको फोकस करना है पढ़ाई पे। गरीब आदमी क्या करेगा, अच्छी ज़िंदगी लाने के लिए उसके पास एजुकेशन एक माध्यम है, तो उसने फोकस किया पढ़ाई पे। सारे बच्चे जो है पढ़ना शुरू किए और 3-4 बच्चे उसमें से गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं और अब जो है एक अच्छी ज़िंदगी उनके सामने आती है। तो ये एक तरीके का रिफॉर्म है। क्या हुआ, स्टाइल बदली और ज़िंदगी बदली। उसी तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म करना, उसमें मजबूती लाना, हमें और ज़्यादा आगे ले करके जाना एक तरीके से। ओके, तो यही है फ्रेंड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाई अ गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट यानी गवर्नमेंट एंड एन एक्सपेंडिंग वन फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब वो प्रक्रिया जिसमें सरकार का रोल घटता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है इकोनॉमी में। तो फ्रेंड्स, उसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है। फिर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म यूजुअली रेफर्स टू द डीरेगुलेशन आर एट टाइम्स श्रिंकिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव डिस्टॉर्शन caused by the regulation or the presence of government rather than new or enhanced regulation or the government program to alleviate distortion caused by the market failure। ये क्या कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है डीरेगुलेशन करना या जो गवर्नमेंट का साइज है उसको कम करना, श्रिंक करना, यानी कि गवर्नमेंट का रोल कम करना, डीरेगुलेशन करना, जहाँ पर गाइडलाइंस थी सरकार की उनको हटा देना या कम कर देना। जैसे डीरेगुलेशन में एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर क्या होगा, ये अगर आरबीआई डिसाइड करती है तो रेगुलेशन हो गया। अगर बैंक खुद डिसाइड कर रहा है कि सेविंग अकाउंट पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है तो वो डीरेगुलेशन हो गया। भाई कि रेगुलेटर से कोई लेना देना है, हम खुद मालिक हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो वही मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब डीरेगुलेट कर देना या जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का जो साइज है उसको श्रिंक कर देना, उसका रोल कम कर देना, ठीक है, ताकि जो भी उन रेगुलेशंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको कम किया जा सके। देन ना कि नए रूल्स और रेगुलेशन लाना, नहीं, नए और इन्हेंस रूल्स और रेगुलेशन नहीं लाना है, ठीक है, नए रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जो पहले से रूल्स रेगुलेशन है वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल कम कर दिया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ों को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नए रूल्स रेगुलेशन लाना नहीं होता है इसका मतलब। हिस्टोरिकली द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ सीन द परसूट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी दैट फोस्टर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। अगर पहले से देखा जाए तो रिफॉर्म की जो प्रोसेस थी उसमें होता क्या था, मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज लाई जाती थी जिससे कि जो है प्राइवेट सेक्टर का फलना फूलना संभव हो सके, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करवाएंगे तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ प्रोसेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है एम करते हैं किस पर, प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करना है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एक्सपेंड करना है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यही बात है इकोनॉमिक रिफॉर्म की। सिंस 1980s इंडिया हैज़ सीन अ नंबर ऑफ चेंजेस दैट फिट इनटू 2 कैटेगरीज। 1980 से जो चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, वो 2 कैटेगरी में आते हैं। पहला 1980s रिफॉर्म्स और दूसरा 1990s रिफॉर्म। 1980 के दशक के रिफॉर्म, 1990 के दशक के रिफॉर्म। 1980 के जो रिफॉर्म्स थे इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिनाउंड वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब रूल्स रेगुलेशन होता है। तो 1980 के दशक में जो चेंजेज रिफॉर्म्स हुए हैं वो फॉलो करते हैं वाशिंगटन कंसेंसस रूल्स रेगुलेशन डॉक्ट्रिन को। ठीक है, सवाल यह है कि वाशिंगटन कंसेंसस क्या होती है, तो ये देख लेते हैं। द वाशिंगटन कंसेंसस हैड द फॉलोइंग मैसेज, यानी वाशिंगटन कंसेंसस कहता है लिबरलाइज एज मच एज यू कैन,
प्राइवेटाइज एज फास्ट एज यू कैन एंड बी टफ इन द मॉनेटरी एंड फिजिकल मैटर। तो मतलब वाशिंगटन कंसेंसस कहता है कि जितने उदार बन सकते हो उतने बनो, जितनी तेज़ी से प्राइवेटाइज कर सकते हो उतनी तेज़ी से प्राइवेटाइज करो, और मॉनेटरी और फिजिकल मैटर्स में टफ बने रहने की ज़रूरत है, मतलब वहाँ पर कोई हीला हवाली ना करो। दैट इज वाशिंगटन कंसेंसस। तो 1980 के जो रिफॉर्म्स थे फ्रेंड्स वो प्रभावित थे किससे? वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन से। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, लिबरल बनने की कोशिश की गई, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर अडॉप्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक है। वाइल द चेंजेस इन 1980 सा वेरी लिमिटेड डीरेगुलेशन एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन ऑफ जस्ट फ्यू पार्ट ऑफ द प्रीवियस रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो 1980 के दशक में जो चेंजेस आए वहाँ पर बहुत लिमिटेड डीरेगुलेशन किया गया, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर रेगुलेशन नहीं किया गया, पार्शियली लिबरलाइज किया गया, छोटे स्तर पर मतलब उदारीकरण की नीति लाई गई, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। प्रीवियस जो रेगुलेटरी सिस्टम था उसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए गए, बहुत बड़े स्तर पर चेंजेस नहीं किए गए। द रिफॉर्म दैट स्टार्टेड इन अर्ली 1990s, लेकिन जो रिफॉर्म 1990 के दशक में आते हैं वो काफ़ी अच्छे थे, उन काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट के थे। इन द डोमेन्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर वर कंसिडरेबली ब्रॉड इन स्कोप। लेकिन 1990 के दशक में जो चेंजेस लाए गए वो काफ़ी ब्रॉडर थे फ्रेंड्स। यहीं पर ही एलपीजी भी इसी 1990 के दशक में ही आता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी 1990 के दशक में ही आता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1991। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे 1991 में, मनमोहन सिंह उस समय जो है फ्रेंड जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हीं के समय में ये कदम उठाया गया था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991 में इम्प्लीमेंट किए गए इंडिया में। हुआ क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या मतलब है, हमारे देश की इकोनॉमी को विदेशियों के लिए खोला गया। बेसिकली अगर आप समझो सिंपल भाषा में, तो अब दुनिया भर की कंपनियां, दुनिया भर के लोग हमारे देश के साथ बिजनेस कर सकते थे, इतना उदार हुए हम। यही फ्रेंड्स एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म है यहाँ पर। ओके। तो 1991 में शुरू हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूडिंग एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, poor performance of the public sector and drop in foreign exchange reserve, large government debt, inflationary pressure and stringent condition laid down by the World Bank and IMF। ये मतलब बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में 1991 है किस वजह से हुए। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम थी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा निगेटिव चल रहा था, बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज हमारा घटता जा रहा था, उसके बाद में गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, महंगाई बढ़ी हुई थी, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी बहुत सारे कठिन नियम कानून बना रखे थे, जिसकी वजह से हम सर्वाइव करना हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए फ्रेंड जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। ठीक है। तो ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने देखा इकोनॉमिक रिफॉर्म वो प्रक्रिया है जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल घटता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है यूजुअली रेफर करता है डीरेगुलेशन को। ठीक है। गवर्नमेंट के साइज को श्रिंक करने की प्रक्रिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट मतलब जो भी गाइडलाइंस हैं उनमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हो जाता है, और जो है प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप बढ़ता चला जाता है, और नए रेगुलेशंस यहाँ नहीं लाए जाते हैं, पुराने रेगुलेशन में ही ढील डाली जाती है। बेसिकली यही इनका कहने का मतलब है। अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो मतलब जब भी डीरेगुलेशन या जब भी रिफॉर्म की बात की गई है तो हुआ यही है कि हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को मतलब पॉलिसी ऐसी लाई जाती है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल डेवलपमेंट में बढ़े। ब्रीफ ओवरव्यू में बात की जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन की बात करता है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और प्रोग्रेस में मेजर इकोनॉमिक प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए। 1980 के बाद से काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, 1980 के रिफॉर्म, 1990 के रिफॉर्म। 1980 के जो रिफॉर्म थे वो प्रभावित थे वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन से। वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन क्या है, ये बोलती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है लिबरलाइज बनो। ठीक है, दयालु बनना है, या फिर जो है लिबरल होना है आपको, और उसके बाद में ज़्यादा तेज़ी के साथ प्राइवेटाइजेशन करो, और मनी और फिजिकल मामलों में आपको टफ रहने की ज़रूरत है। यह है वाशिंगटन कंसेंसस। तो जो भी चेंजेस 1980 के दौरान किए गए, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा सीमित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। बहुत लिमिटेड स्तर पर डीरेगुलेशन किया गया,
लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण भी हुआ तो बहुत ही पार्शियल तरीके से हुआ, कुछ पार्ट पर हुआ रेगुलेटरी सिस्टम, लेकिन पूरा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब 1990 के जो चेंजेज आए उनने सभी क्षेत्रों को, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, इन सबको प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाती है सर वाशिंगटन कंसेंसस। उसमें क्या था, वाशिंगटन कंसेंसस में हमने देखा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उदारीकरण रखो और प्राइवेटाइजेशन तेज़ी के साथ करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में इम्प्लीमेंट किए गए। उसके पीछे बहुत सारी वजह थी, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर की ख़राब थी, फॉरेन एक्सचेंज गिरता जा रहा था, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ा हुआ था, वर्ल्ड बैंक और IMF की कंडीशंस भी बहुत कठिन हो गई थी, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेगार्ड टू वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई, खेती में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियों का आधुनिकीकरण किया गया। तो इन सब वजहों से क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे लैग कर रही थी, अब वो जो है तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी के तौर पर उभर करके आती है। द टर्म न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू द न्यू लिबरल पॉलिसी पुट इन प्लेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म नाम दिया गया किसको, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो 1991 में नई पॉलिसी लाई गई उसको नाम दिया गया है। और यहीं पर 3 मेन पिलर्स जो है, जो ये आपके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसके 3 मेन पिलर्स थे जिन्हें LPG के नाम से जाना गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक, मतलब लिबरलाइजेशन उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया के साथ जुड़ना, और प्राइवेटाइजेशन सरकार का रोल कम करना और प्राइवेट कंपनियों को रोल ज़्यादा देना। द रिफॉर्म्स इंटेंडेड टू अकम्प्लिश high economic growth, lowering inflation, minimize the current account deficit and address the balance of payment issue। ठीक है, तो जो रिफॉर्म किए गए उनका उद्देश्य था कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो, महंगाई घटे, करंट अकाउंट का जो हमारा घाटा है उसे कम किया जा सके, करंट अकाउंट का डेफिसिट मिनिमाइज किया जा सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू को रिजॉल्व किया जा सके। कुल मिला करके समस्याओं को सॉल्व करने की ही कोशिश की गई थी। पॉलिसी चेंजेज वर मेड इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एवोल्यूशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। तो जो मतलब पॉलिसी चेंजेज लाए गए थे वो क्या था कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आना चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को यानी लाइसेंस राज को ख़त्म करने की कोशिश की गई, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसको कम किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। ये सारे काम करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज वन ऑफ द की गोल्स इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा FDI हमारे देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही 1991 का जो रिफॉर्म था उसका मुख्य उद्देश्य था। FDI मैंने आपको पहले ही बताया था, रिफॉर्म का असली मतलब यही है कि दुनिया भर के लोग हमारी कंट्री में पैसा डालें। ठीक है, फिर आता है सर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, उसमें फिर रियल सेक्टर मतलब वास्तविक सेक्टर हम जिनसे हमारा पाला पड़ता है। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर में क्या हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड। रियल सेक्टर मतलब ऐसे समझ लीजिए फैक्ट्री हो गई है ना, ये सारी चीज़ें आपके रियल सेक्टर में आ जाती हैं, तो इनकी हमें बात करनी है। सो हमने ये वाशिंगटन हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा भाई कि ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हुआ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एक तरीके से। इसने इकोनॉमी जो पीछे चल रही थी उसको ला करके दुनिया की तेज़ से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में ला करके इस्टेब्लिश कर दिया गया। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए वो जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में जो भी पॉलिसी लाई है उसे ही न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का नाम दिया गया है। इसमें 3 पिलर हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है डिटेल में, नॉट टू वरी। ओके, उसके बाद में रिफॉर्म का उद्देश्य क्या था भाई, रिफॉर्म क्यों करने पड़े, ताकि हमारा इन्फ्लेशन घट सके, ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ताकि हमारा करंट अकाउंट का जो घाटा है, डिफिसिट है, उसको कम किया सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू को मैनेज किया जा सके। उसके बाद में जो पॉलिसी चेंजेस किए गए उसमें क्या, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को आसान किया जा सके, यानी बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए चीज़ें आसान हो। ये नहीं कि पता चल रहा है कि एक फैक्ट्री लगानी है तो 2 साल से केवल अप्रूवल ही लेते टहल रहे हैं कि भैया अप्रूव हो जाए किसी तरह से तो हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, नहीं, इट शुड बी ईजी। ओके, उसके बाद में एवोल्यूशन किया गया यानी कि हटा दिया गया प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी
वो सारी चीज़ें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। 1991 का जो रिफॉर्म था उसमें मेजर उद्देश्य था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एफडीआई को अपने देश में ले करके आना। ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, रियल सेक्टर की अगर बात करें, द इकोनॉमिक चेंजेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991 वर द रिजल्ट ऑफ सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय राइजिंग एक्सटर्नल डेट। तो 1991 में जो इकोनॉमिक चेंजेज इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके पीछे ये था कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे थे, वो भी किसकी वजह से, जो हमारा बाहरी देशों के साथ कर्जा बढ़ रहा था उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई थी। इसी वजह से 1991 में इतने कठोर क्या कदम, मतलब ऐसे कदम उठाने पड़े जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। ओके। द क्राइसिस अकर्ड मोस्टली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन 1980। हुआ क्यों था भाई, ये क्राइसिस क्यों आई थी, क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था 1980 के दौरान में। द रिफॉर्म वर्स ब्रॉडली नोन एज एलपीजी रिफॉर्म। तो ये जो रिफॉर्म किए गए इनको एलपीजी रिफॉर्म कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म के नाम से भी जाना गया। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। ठीक है, देखो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का मतलब होता है उदार रहना। जैसे अभी इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन है। पहले क्या था कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के यहाँ शादी करेंगे, अगर आप ठाकुर हैं ठाकुर के यहाँ शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ठीक है, अगर लड़का लड़की पसंद करते हैं एक दूसरे को तो शादी कर लीजिए, काइंड ऑफ दैट। तो ये क्या हुआ, लिबरल, उदार हो गए आप। ठीक वही बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि पहले गाइडलाइन थी कि जैसे तंबाकू आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है भेजो, कोई बात नहीं है। पहले आप सोना जो है नहीं इंपोर्ट कर सकते थे दूसरे देश से, सिर्फ अपने देश का ही चाहिए। अब बोलते हैं नहीं ठीक है ले आओ अपने देश से, तो उदार हो गए, रिलैक्स हो गए। ठीक है, गाइडलाइंस आसान कर दी गई कुल मिला करके। ओके, दैट्स लिबरलाइजेशन। जो भी एग्जांपल दिए वो सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रखे हैं मैंने। ओके, लिबरलाइजेशन वाज कंसीव्ड विद द आइडिया दैट रेगुलेशंस इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट मस्ट बी रिलैक्स्ड इन फेवर फॉर ट्रेड टू थ्राइव। मतलब इन्होंने कहा कि लिबरलाइजेशन का आइडिया ऐसे आया हुआ है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन तुमने बनाए हैं वो आसान किए जाने चाहिए, जिससे कि बिजनेस बढ़े, ना कि कठिन हो जाए। ठीक है, जैसे अब अगर मान लो किसी को मान लो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, जीएसटी रजिस्टर करवाना है। अब अगर सोचो कि गाइडलाइन ये हो कि आपको उस मकान का मालिक ही होना चाहिए, यानी कि आप ओनर हो तभी जीएसटी रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर ऐसी गाइडलाइन हो जाए तो कितना कठिन होगा भाई। हो सकता है कुछ ऐसे बिजनेसमैन हो जिनके पास घर ही ना हो, जिनके पास मतलब मकान ही ना हो, ऑफिस ही ना हो, तो वो जीएसटी रजिस्टर ही नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। चलो कोई नहीं, आपका घर नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट दे दो, उससे काम हो जाएगा। बिजली का बिल दे दो, उससे काम हो जाएगा। दैट्स द लिबरलाइजेशन। ओके, कि मतलब चीज़ों को आसान करना है। इट इनेबल्ड द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रंटियर्स फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड मल्टीनेशनल। अब इसका असर क्या हुआ, जब आप उदार हुए, गाइडलाइंस को ईजी किया। जैसे पहले विदेशी लोग हमारे देश में नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, विदेशी कंपनियां हमारे देशों में एफडीआई नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आपने क्या किया, उनके लिए दरवाजे खोल दिए कि जो है भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज भी आकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि अब हम लिबरलाइज हो चुके हैं, अब हम उदार हो चुके हैं। पहले की तरह नहीं कि जो आएगा वो लूट कर जाएगा, ये वाला कंसेप्ट हमने हटा दिया है। ओके, सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्फोर्स्ड बाय लिबरलाइजेशन इंक्लूड इनहेंस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, एबोलिशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड लिबर्टी टू इम्पोर्ट गुड। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं लिबरलाइजेशन के। जैसे आपकी इनहेंस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, पहले क्या था कि मान लो फैक्ट्री में अगर 1 लाख कार बननी है साल में, तो आप सिर्फ 1 ही लाख बना सकते, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप 1,10,000 नहीं बना सकते। लेकिन ये चीज़ें लिबरल हुई कि ठीक है चलो कोई नहीं, 2 लाख बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस की प्रक्रिया को हटा ही दिया गया भाई। मतलब लाइसेंस राज बोलते थे, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में गुड्स को इंपोर्ट करने की लिबर्टी दी गई, आज़ादी दी गई कि आप, पहले क्या था कि सर्टेन गुड्स इंपोर्ट ही नहीं कर सकते थे। अब बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें जैसे डायनामाइट वगैरह ये सब नहीं इंपोर्ट कर सकते, बाकी नॉर्मली चीज़ों को इंपोर्ट करने की आज़ादी बढ़ाई गई। तो दैट इज़ फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन। आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आता है सर प्राइवेटाइजेशन। ये तो आपको समझ में आता ही होगा कायदे से कि प्राइवेटाइज करना, चीज़ों को प्राइवेटाइज करना, गवर्नमेंट का रोल हटाना और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाना। प्राइवेटाइजेशन रेफर टू प्रोवाइडिंग द प्राइवेट सेक्टर मोर अपॉर्चुनिटीज टू ओवरसी वेरियस सर्विसेज व्हाइल लिमिटिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब हुआ प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौके देना और पब्लिक सेक्टर का रोल घटाना, गवर्नमेंट का रोल घटाना। ठीक है, privatization introduced in India as a part of reform invited more and more foreign participation
FDI फ्लो, प्रोवाइडिंग हेल्दी कंपटीशन टू इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, सारी चीज़ों पे सरकार का ही कंट्रोल नहीं रहा, तो उसकी वजह से फॉरेन पार्टिसिपेशन और FDI का फ्लो बढ़ने लगा हमारे यहाँ, ठीक है। और इसकी वजह से हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ हमारे इंडियन गुड्स और सर्विसेज में। क्योंकि देखो ऐसा है कि पैसे आएंगे तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, नियम यही है, ठीक है। मैं आपको 1 करोड़ अभी दे दूँ, ऑब्वियसली आप दिमाग लगा करके कमाना शुरू कर देंगे। उसी तरीके से अगर विदेशों से पैसा आएगा हमारे देश में, इन्वेस्ट होगा, भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए हम फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर विदेश से पैसा हमको मिलेगा तो ऑब्वियसली हम फैक्ट्री लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे, बदले में कमाएंगे। वही बात हो गई प्राइवेटाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण, यानी पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करेंगे, हम सिर्फ अपने देश में ही बिजनेस अब नहीं करेंगे, दैट्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट सिग्निफाइज दैट इंडियाज इकोनॉमी विल नाउ बी मोर डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। तो ये सिग्निफाइज करता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो निर्भर होगी किस पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी, और ग्लोबल इकोनॉमी भी इंडियन इकोनॉमी पर निर्भर होगी, यानी दोनों एक दूसरे पर अब निर्भर होंगे, ऐसा ये बताता है। इट इनकरेजेज FDI एंड इंटरनेशनल ट्रेड विथ वेरियस कंट्रीज। तो ये इनकरेज करता है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और इंटरनेशनल ट्रेड को वेरियस कंट्री के साथ में। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, दुनिया भर के पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया है हमारे देश में बिजनेस करने के लिए। ड्यू टू वेरियस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज इंडिया कुड बी एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू बूस्ट इट्स डोमेस्टिक कैपेसिटी। ग्लोबलाइजेशन के असर होंगे कि भाई इंडिया जो है फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर पाएगी, विदेशी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी, विदेशी नॉलेज हमारे देश में आएगी, जिससे हम अपनी डोमेस्टिक क्षमता को इम्प्रूव कर सकेंगे, बूस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो बस ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म में अगर हम रियल सेक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1991 में, वो क्यों किए गए थे, क्योंकि 1980 के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की गई थी। 1980 के दौरान प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म हुए थे फ्रेंड्स, इन्हें LPG रिफॉर्म के नाम से जाना गया। इसमें 3 चीज़ें थी, LPG रिफॉर्म में 3 चीज़ें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, यानी अब हम पहले से ज़्यादा उदार हैं, ठीक है। पहले बिना पैर धुले हाथ पैर धुले खाना नहीं खाते थे, अब हम बिना हाथ पैर धुले खाना खा लेते हैं, एक एग्जांपल है। तो दैट्स लिबरलाइजेशन, ओके। तो लिबरलाइजेशन जो है का आइडिया कंसीव किया गया था कि रेगुलेशन, तो इसमें लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया था कि जो भी ट्रेड में, बिजनेस में जो रेगुलेशन हमने कर रखा है उसको रिलैक्स करना, ठीक है, ताकि बिजनेस बढ़ सके, ठीक है। ज़्यादा गाइडलाइन नहीं रख करके कम ही गाइडलाइन रखनी, ताकि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इससे इकोनॉमिक फ्रंटियर खुले, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आ सकी। वो इसी हमारी जो है लिबर्टी, यानी हमारे लिबरल होने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन की वजह से हुई, जैसे प्रोडक्शन की कैपेसिटी इन्हेंस कर दी गई, यानी आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंसिंग राज को ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद गुड्स के इंपोर्ट पर भी पाबंदी हटा दी गई है, ठीक है। मतलब सभी गुड्स पर नहीं, लेकिन कुछ हद तक रिलैक्सेशन दिया गया, काफ़ी हद तक, ओके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर का, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम करना, ठीक है। और अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है हमारे पास, फॉरेन का पार्टिसिपेशन आता है, जिससे कि इंडियन मार्केट में कंपटीशन जो है बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हम पर और हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया पर निर्भर हो जाती है। इसकी वजह से इससे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। काफ़ी सारी जो है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी को, फॉरेन नॉलेज वगैरह को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।